ये हमारा पहला टॉपिक है पॉलीग्राफ टेस्ट का। और ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कोलकाता रेप केस के मामले में जो मुख्य आरोपी थे वहाँ पर सीबीआई के द्वारा मांग करेगी कि हम पॉलीग्राफ टेस्ट जो है इस व्यक्ति के ऊपर कराना चाहते हैं। ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है? ये एक तरीके का लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है और इस लाई डिटेक्टर टेस्ट के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं, काफ़ी हद तक ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब ये पता कैसे लगता है? देखिए, जब भी इस तरीके के टेस्ट को किया जाता है तो शरीर के ऊपर काफ़ी सारे उपकरण जो होते हैं वो लगाए जाते हैं और जो हमारे वाइटल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे जो शरीर में होती हैं, कुछ ऐसे तंत्र काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर चीज़ों को मापा जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर जो आपका होता है उसको यहाँ पर मापा जाता है, आपकी पल्स रेट जो होती है वो देखी जाती है और आपका स्किन का जो कंडक्शन होता है वो यहाँ पर देखा जाता है। तो बेसिकली ये चीज़ें देखी जाती है कि जब आपसे कोई प्रश्न पूछा तो क्या जब आप उसका उत्तर दे रहे हैं तो इन सब चीज़ों में कोई बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने खुद भी ये चीज़ देखी होगी कि जब आप सच बोलते हैं तो एक नेचुरल तरीके से बाहर आता है, लेकिन जब आप चीज़ों को कहीं ना कहीं झूठ बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर झूठ बोल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर, हमारा पल्स रेट वो ऊपर नीचे हो सकता है। कई बार हमें उस चीज़ की वजह से डर भी लगता है और वो जो हमारे वाइटल्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। ये जो उपकरण लगाए जाते हैं आपकी बॉडी के ऊपर वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जो शरीर के अंदर ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो ये शारीरिक बदलाव आपके जो हो रहे हैं, थोड़े समय के लिए इनको पकड़ा जा सके और मशीन के ऊपर इसे दिखाया जा सके। और जैसे ही ये उपकरण इस तरीके के बदलाव को, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति झूठ बोल रहा है, किसी व्यक्ति से पूछा कि क्या आपने इस व्यक्ति को मारा, और उसने मारा है लेकिन वो मना कर रहा है, अब वो झूठ बोल रहा है, तो शरीर के अंदर कुछ इस तरीके के चेंजेस होंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है जो उसके बेस लेवल से काफ़ी दूर होगा। उसके आप कह सकते हैं कि रक्तचाप के अलावा उसकी जो पल्स रेट है उसमें भी कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और ये जो उतार चढ़ाव है यही जो है मशीन को पकड़ना होता है। और अगर जब मशीन इस चीज़ को पकड़ लेती है तो फिर कहीं ना कहीं ग्राफ के ऊपर आपको ये चीज़ दिखनी शुरू हो जाती है और आप ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि जब ये प्रश्न पूछा गया तो जो बेस लाइन थी, मान लीजिए आपके ब्लड प्रेशर की बेस लाइन कुछ ये थी, ठीक है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर की बेस लाइन जो है वो कुछ ऐसे है, नॉर्मल। एक प्रश्न पूछा गया, आपने उसका सही जवाब दिया तो भी ये ऐसी है, लेकिन एक जगह पर ऐसा स्पाइक आपको देखने को मिला, मतलब यहां पर जो प्रश्न पूछा गया वहां पर फिजियोलॉजिकल चेंजेस ज्यादा हुए हैं, इसलिए यहां पर अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति, ये पक्की चीज है कि वो झूठ बोल रहा है, नहीं, इसमें 100% आप एक्यूरेसी के साथ ये चीज नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अच्छे खासे चांसेस यहां पर जरूर होते हैं कि व्यक्ति ने जो उत्तर दिया है वो व्यक्ति आपसे यहां पर झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? पहली बार कब किया गया था? 19वीं शताब्दी के अंदर ये किया गया था, इटली के अंदर। इटली के अंदर किसने किया था? वहां पर एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, सेसारो लेम्ब्रोसो, उनके द्वारा इसे किया गया था। हालांकि हिस्ट्री में को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, इसमें किया क्या जाता है, आपके बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो आपके जब आप उत्तर दे रहे होते हैं किसी प्रश्न का, तो जो बदलाव होते हैं आपके रक्तचाप के अंदर, आपकी पल्स रेट के अंदर, उसको यहां पर मापा जाता है, उसको एक नंबर दिया जाता है और उसके हिसाब से कयास लगाए जाते हैं कि आपने जो उत्तर दिया है वो आपने सच बोला है या झूठ बोला है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब बात आती है यहां पर नार्को विश्लेषण क्या है। काफी सारी मूवीज में देखा होगा, वैसे भी सीबीआई के काफी सारे केसेस जो होते हैं, उलझे हुए केसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मांग करी जाती है नार्को विश्लेषण की। देखो ये जो है ये टेस्ट पहले वाले नार्को टेस्ट से अलग है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बॉडी के अंदर एक केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है जिसको कहा जाता है सोडियम पेंटोथर। इसमें क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर एक केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है। अब इस बॉडी के अंदर जब इस केमिकल को इंजेक्ट किया जाएगा तो क्या होता है, जो व्यक्ति है जिसके अंदर इस केमिकल को इंजेक्ट किया गया वो एक अलग ही स्टेट में चला जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो जाग रहा है और एक व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं निद्रा में है। ठीक है, यहां पर वो सो रहा है और यहां पर वो वेकफुल स्टेट में है। वो क्या है? वेकफुल स्टेट में है, जाग रहा है, सो रहा है। इसके बीच की एक स्टेज होती है, ठीक है, इसके बीच की एक स्टेज होती है, आप इसे चाहे तो सेमी कॉन्शियस स्टेट कह सकते हैं।
ठीक है, जिसमें आप ना पूरी तरीके से जाग रहे होते हैं ना पूरी तरीके से सो रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो कई बार एक ऐसा स्टेट जरूर आता है जहां पर आपको ये तो पता है कि मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पूरी तरीके से नींद भी नहीं आ रही होती है और बॉडी मूवमेंट भी नहीं हो रहा होता है, ठीक है। और कई बार आपको नींद के बीच में भी कुछ कई बार इस तरीके का आभास हो सकता है जहां पर आप ना ही इस जगह पर होते हैं पूरी तरीके से, ना ही इस जगह पर होते हैं। कितने लोगों को ऐसी चीज फील हुई है जिसमें आपको पता है कि आप एक ऐसे स्टेट में हैं, ना आप पूरी तरीके से जाग रहे हैं ना आप पूरी तरीके से सो रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि जब हम करंट अफेयर्स की क्लासेस देखते हैं तो हम इस स्टेट में होते हैं, वो आंसर अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, अदरवाइज ये भी मत कहिएगा कि जब हम यूपीएससी के लिए बुक पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, तो हम इस स्टेट में होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कितने लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया वो बताइएगा। हालांकि यहां पर क्या है, यहां पर इस स्टेज को फोर्सफुली लेकर आया जाता है विद द इंजेक्शन ऑफ दिस केमिकल। यहां पर क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में इस केमिकल को डाला जाता है और जबरदस्ती उसको इस सब कॉन्शियस सेमी कॉन्शियस स्टेट के अंदर लेकर आया जाता है। अब इसका फायदा क्या है, देखो, ऐसा माना जाता है कि जब आप व्यक्ति को इस स्टेट में लेकर आते हो, इस सेमी कॉन्शियस स्टेट में लेकर आते हो, तो वहां पर व्यक्ति से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर वो ज्यादातर सच ही देता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें बताया गया है कि ये जितने भी टेस्ट है, चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट की बात कर लीजिए, नार्को की बात कर लीजिए, आगे ब्रेन मैपिंग देखेंगे, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। यहां पर भी रिजल्ट्स जो आपके आते हैं, आपके परिणामों के अंदर गड़बड़ जरूर हो सकती है, लेकिन हाँ, ज्यादातर केसेस में यही देखा गया कि इसके परिणाम जो होते हैं वो सही ही होते हैं, लेकिन 100% एक्यूरेसी नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप एक सेमी कॉन्शियस स्टेट के अंदर हैं और इस वजह से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कैसे हैं, वो उसके उत्तर आप सही तरीके से दे रहे हैं। अब ब्रेन मैपिंग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेन मैपिंग के अंदर जैसे कोई भी काम, मान लीजिए ब्रेन है और एक स्क्रीन के अंदर दिखाया जा रहा है, मान लीजिए जो भी कोई एक्टिविटी आप करें, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं इधर से इधर मूव करता हूं, या फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी स्पीच जो है उसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपने विजन का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जब मैं स्पीच अपनी दे रहा हूं या फिर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो उस स्थिति के अंदर ब्रेन का कौन सा एरिया, जैसे मान लीजिए उस वक्त मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहा है, हालांकि नाम याद रखना जरूरी नहीं है, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए जब मैं वॉक कर रहा हूं तो एक दूसरा एरिया ब्रेन का एक्टिवेट हो जाता है। तो ब्रेन मैपिंग के अंदर ये सभी चीजें देखी जाती हैं कि क्या व्यक्ति का ब्रेन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खासतौर पर इसका इस्तेमाल तब होता है जब व्यक्ति को किसी तरीके की चोट लगती है, तो देखा जाता है कि उस कहां पर कौन ब्रेन के कौन से हिस्से में दिक्कत है। जब वो चल रहा होता है, क्या ब्रेन का हिस्सा वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोल रहा होता है तो सही तरीके से ब्रेन का हिस्सा एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीजें देखी जाती हैं। और अमूमन ये भी देखा गया कि अगर मान लीजिए व्यक्ति सही तरीके से बोल नहीं पा रहा है किसी एक्सीडेंट के बाद या चल नहीं पा रहा है, तो कोई ना कोई ब्रेन का हिस्सा जो है वो डैमेज होता है, जो ब्रेन मैपिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के टेस्ट है, इनमें से कोई भी टेस्ट कंडक्ट किया गया, सीबीआई ने परमिशन ली, टेस्ट कंडक्ट किया गया और इसके अंदर व्यक्ति ने मान लिया, जैसे उसको सोडियम पेंटोथोल दिया, इंजेक्ट किया उसकी बॉडी के अंदर केमिकल, और व्यक्ति ने मान लिया कि हाँ, क्राइम जो है वो उसी ने ही किया है, मर्डर जो है उसी ने ही किया है, रेप जो है उसी ने ही किया है। क्या उस स्थिति के अंदर जो व्यक्ति कन्फेशन दे रहा है अपना उस टेस्ट के अंदर, क्या उस कन्फेशन को हम लीगल मानेंगे कोर्ट के अंदर, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। पहली बात तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट जो है, ये इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं ये होते ही किसके बाद है, व्यक्ति को सहमति देनी पड़ती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कंसेंट। व्यक्ति अपनी सहमति देगा, उसके बाद ही ये टेस्ट कराया जाएगा, बिना सहमति के नहीं कराया जाएगा। और उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद भी यहां पर जो न्यायालय है उनके द्वारा परमिशन जो है वो दी जाती है एजेंसीज को कि आप ये टेस्ट करा सकते हैं। उसके पीछे का कारण हम समझेंगे, लेकिन जब ये टेस्ट कराए जाते हैं, अगर उन टेस्ट के अंदर कन्फेशन दिया जाता है तो उसकी कोई भी मान्यता नहीं होती है। कन्फेशन की कोई भी मान्यता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि जब कन्फेशन की मान्यता है ही नहीं, एक सबसे बड़ा प्रश्न यही होना चाहिए, जब कन्फेशन इसमें दिया जा रहा है उसको माना ही नहीं जा रहा है, तो फिर ये टेस्ट कराए क्यों जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जो कंसेंट वाला पॉइंट है वो भी समझना काफी जरूरी है। दोनों पॉइंट्स जो हम यहां पर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले, क्या ये कानूनी है, तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, देखो वैसे टेस्ट की बात करें तो यहां पर हाँ लीगल है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या चीज जरूरी है, सहमति जो है वो लेना जरूरी है। अगर सहमति दी गई, उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ आप इस तरीके का टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं, और यहां पर जो न्यायालय है उन्होंने भी कहा कि आप करा सकते हैं,
तो इसमें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। देखो लीगल है तभी तो देश में कराया जा रहा है, अगर लीगल नहीं होता तो आपको क्या लगता है इस तरीके के टेस्ट कराए जाते? सीबीआई करा सकता? नहीं करा सकता। जो टेस्ट लीगल है ही नहीं उनको आप देश में कराओगे कैसे, और उसके लिए अप्रूवल भी आप कैसे कोर्ट से मांगोगे? कोर्ट से अप्रूवल मांगा जा रहा है, कोर्ट अप्रूवल दे रहा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि मान्यता तो है, इसको कहीं ना कहीं लीगल तो ये है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल दो चीजें ध्यान से समझिएगा। टेस्ट कराना लीगल है, लेकिन टेस्ट के अंदर कन्फेशन अगर दिया जाता है उसको मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, तो टेस्ट कराया जा सकता है, लेकिन टेस्ट के अंदर अगर व्यक्ति मान लेता है कि उसने क्राइम किया है तो उस कन्फेशन को नहीं माना जाता है। ठीक है, यहां पे देखिएगा, तो यहां पे अनुच्छेद 20(3) की बात करिए, जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है कि यहां पर किसी भी व्यक्ति को, कोई एक्यूज्ड है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, उसको दबाव उसके ऊपर नहीं डाला जा सकता कि वो अपने खिलाफ ही क्या करे, वो अपने खिलाफ ही सबूत इकट्ठा करके पुलिस को दे। ठीक है, तो इसी वजह से सेल्फ इंक्रिमिनेशन को यहां पर रखा गया है, जो आपके फंडामेंटल राइट के तौर पर दिया गया है कि आप व्यक्ति के ऊपर फोर्सफुली उसको नहीं कह सकते या फिर उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि आप क्या करिए, उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि आप क्या करिए, अपने ही खिलाफ सबूत इकट्ठा करके हमें दीजिए, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, और ये कहां पर आता है? ये आता है आपका अनुच्छेद 20(3) के अंदर। अब इसके साथ साथ हमारे पास एक अनुच्छेद 21 भी है, और अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है? ये प्राइवेसी की बात करता है। ठीक है, ये निजता के अधिकार की बात करता है, राइट टू प्राइवेसी की बात यहां पर करी जाती है। और ये भी कहा गया कि जब इस तरीके का टेस्ट कराया जाएगा तो व्यक्ति की जो प्राइवेसी है कहीं ना कहीं वो भी कॉम्प्रोमाइज होगी, उसके निजता जो है उसका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारी जजमेंट्स और वर्डिक्ट्स के अंदर तो ये भी कहा गया कि इस तरीके के टेस्ट कराना अमानवीय है, क्रूअल है ये, और इसी वजह से जो आपका डिग्निफाइड लाइफ का जो अधिकार है, अगेन किसके अंतर्गत दिया गया? ये आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया, वो भी माना जाता है कि उसका भी उल्लंघन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर सहमति नहीं दी गई है तो यहां पे अनुच्छेद 20(3) और 21 दोनों का ही कहीं ना कहीं उल्लंघन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से कहा गया कि जब भी इस तरीके का टेस्ट कराया जाए तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ये चीज बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि सहमति होनी चाहिए, उसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद आप ये टेस्ट करा सकते हैं। क्या ये टेस्ट कराना लीगल है? हाँ, टेस्ट कराना तो लीगल है, लेकिन टेस्ट के अंदर जो भी कन्फेशन दिया जाता है वो यहां पर नहीं माना जाता। फिर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जब कन्फेशन इसके अंदर माना ही नहीं जा रहा है, ठीक है, नहीं माना जा रहा इसके अंदर, तो फिर टेस्ट कराने के पीछे का कारण ही क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है। तो चलो, ये अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अगले स्लाइड के ऊपर मैं तो उत्तर देने वाला हूं इसका, आपसे पूछा जाए कि जब मैं इसके अंदर कन्फेशन को, वो व्यक्ति मान रहा है कि ये जो अपराध किया ये उसने ही किया, अपराध मान लिया उसने कि उसके द्वारा किया गया, फिर भी हम उस कन्फेशन को नहीं मान रहे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो फिर हम इस तरीके का टेस्ट करा ही क्यों रहे हैं? यहां पर मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, जिसके द्वारा पता चला कि ये एक एक्यूज इंडिविजुअल है और इसको कहा गया कि टेस्ट अब इसको कराना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने टेस्ट के लिए हामी भी भर दी कि ठीक है आप टेस्ट करा लीजिए। अब इसने टेस्ट के अंदर कन्फेशन भी दे दिया, इसने मान लिया, ठीक है, इसने मान लिया कि इसके द्वारा ही जो क्राइम है वो किया गया है। क्या हम इस चीज को कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकते हैं कन्फेशन को? उत्तर है नहीं। तो फिर टेस्ट कराने का फायदा क्या हुआ? ये फायदा देखिएगा, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपको कन्फेशन ही चाहिए, हो सकता है आपको और ज्यादा प्रश्न उत्तर पूछकर कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे आपको आगे इन्वेस्टिगेशन करने में, जो आप जांच कर रहे हैं उसमें सहायता मिले। जैसे आपने ये देखा कि इस व्यक्ति ने मान लिया कि इसके द्वारा ये क्राइम किया गया, लेकिन अब इसके बिना पर तो इसको जेल में नहीं डाला जा सकेगा, सजा नहीं सुनाई जा सकेगी, लेकिन कम से कम ये चीज वेरीफाई तो हो गई। अब आपका काम क्या बनता है? आप ऐसे प्रश्न पूछिए जिससे वो और भी ज्यादा जानकारी आपको दे। आप उसे पूछ सकते हैं कि बताइए इस जो आपने यहाँ पे मर्डर किया है या फिर जो भी अपराध किया है, इसका क्या तरीका था? क्या आपने पहले भी इस तरीके के अपराध किए हैं कि नहीं किए? सबूत कैसे मिटाए? सबूत कहां पर छुपाए? अगर किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया तो वो कहां पर छुपाया? तो यहाँ पे जैसे अगर आप हथियार को लेकर पूछते हैं तो ये पूछ सकते हैं कि हथियार आपने कहां पर छुपाया। ठीक है, ये प्रश्न जब आप पूछेंगे तो क्या होगा, इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को आप कोर्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप कन्फेशन को चाहे ही इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन कम से कम ये तो सबूत है जो आपको आगे जांच को लेकर जो प्रश्न उत्तर आपने किए उससे आपको पता चला, वो कम से कम आप इस्तेमाल कर पाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर।
ठीक है, तो इसी वजह से इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी वजह से इस तरीके के टेस्ट करे भी जाते हैं। ठीक है, यहां तक चलिए। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना सहमति के अगर आप करते हैं तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20(3) जो है इनका उल्लंघन हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक बार कुछ जजमेंट जो है इसको लेकर वो देख लेते हैं। 2010 की भी एक जजमेंट है और फिर एक 1990s की और 60s की भी हमारे पास एक जजमेंट है। 2010 की जो जजमेंट है, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य अन्याय का जो मामला है 2010 के अंदर आता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तीनों जजमेंट्स के अंदर जो न्यायालय है उन्होंने कहीं ना कहीं इन टेस्ट को क्रिटिसाइज ही किया है। तभी आप देखेंगे हर केस के अंदर क्या इस तरीके के टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? इसका उत्तर है नहीं। हर केस के अंदर इस तरीके के टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हर केस के अंदर इस तरीके के टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किए जाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ही यही है कि ये जो हमारे न्यायालय हैं, अलग अलग समय पर जो जजेस हुए उन्होंने यही माना कि ये टेस्ट जो है ये अमानवीय है। क्यों अमानवीय है? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एक केमिकल लेके किसी व्यक्ति के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, उससे उसकी हेल्थ खराब भी हो सकती है, उससे आप जानकारी निकालने की कोशिश करें जिसके बारे में कोई 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इसी वजह से इसे क्रूअल माना गया और इनह्यूमन माना गया। क्लियर है यहां तक? देखिएगा यहां पर भी जो सेल्वी वाला केस है इसके अंदर भी माना गया कि जो मानसिक गोपनीयता है वो यहां पर कहीं ना कहीं आप व्यक्ति की खंडित कर रहे हैं, वो मानसिक गोपनीयता जो है वो उसकी चली जाती है। इस वजह से यहां पर जो न्यायालय था उसने इन टेस्ट को अच्छा नहीं बताया। ठीक है, हालांकि है अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बार बार ये कहा जाता है क्योंकि आपकी गोपनीयता जा रही है, मानसिक गोपनीयता जा रही है, आप निजता के अधिकार की बात कर सकते हैं। इसी वजह से जो अनुच्छेद 21 है उसकी बार बार यहां पर बात करी जाती है। फिर एक केस आपका DK बसु का है, ये आपका पश्चिम बंगाल का जो केस है 1990s का केस है। इसके अंदर भी वही चीज बताई गई जो मैंने आपको बताया कि इन टेस्ट को क्या माना गया है? क्रूअल माना गया है, इनह्यूमन माना गया है। ये साफ साफ यहां पर न्यायालय ने 1990 में ही बता दिया था। वैसे 1991 का केस है, 1991 में ही बता दिया था कि ये जो टेस्ट है हम क्या करेंगे, बहुत कम केसेस के अंदर ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नेचर कैसा है टेस्ट का वो अच्छा नहीं है। फिर 60 के दशक में 1961 की बात करते हैं, बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू ओगड़ का जो केस था, इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके की बात करी गई जिसमें बताया गया कि देखिए हम अनुच्छेद 20(3) के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति को यह जानकारी हमें लाकर देनी ही देनी है और अपने खिलाफ जो है वो सबूत इकट्ठे करके देने हैं। तो इस वजह से 20(3) को तो एक्सेप्शन बना दिया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि कुछ ऐसे इसके अंदर एक्सेप्शंस या अपवादों को भी रखा गया। पहले तो क्या बात करी गई? पहले तो बात करी गई अनुच्छेद 20(3) के हिसाब से आपको हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपको आपके पास सबूत है भी सही तो भी हम आपकी सहमति से ही कोई भी टेस्ट कराना है तो कराएंगे। लेकिन यहां पर यह भी कहा गया कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। जहां पर किसी भी अपराधी के आइडेंटिफिकेशन की बात है, उसको पहचानने की बात है, उसके अंदर कम से कम हम इस 20(3) को, अनुच्छेद 20(3) को नहीं लेकर आएंगे। जैसे आपने काफी सारी मूवीज में, वेब सीरीज में, टीवी सीरीज में देखा होगा कि कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति ने अगर कोई कानून तोड़ा या फिर कोई भी अपराध किया है तो फिर क्या होता है, कुछ पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरीके का रूम होता है जिसमें एक विंडो बनी होती है। ये विंडो जो है ये वन साइडेड विंडो होती है, वन साइडेड एक तरीके का मिरर या पेन होता है जिसमें यहां पर खड़ा व्यक्ति जो है वो दूसरी तरफ देख सकता है, लेकिन दूसरी तरफ का व्यक्ति इधर नहीं देख सकता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अलग अलग जो एक्यूज होते हैं या फिर जिन पे शक होता है उनको लेकर आया जाता है। इन 5 लोगों को नंबर दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5, ये खड़े होते हैं। यहां पर एक पुलिस वाला खड़ा होता है और एक विक्टिम खड़ा होता है और उनसे पूछा जाता है कि पहचानिए इसमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वो व्यक्ति कौन था जिसने अपराध किया। तो ये व्यक्ति फिर पहचानता है कि ये जो 2 नंबर पे खड़ा है ना, इसने अपराध किया। ठीक है, इसे इंग्लिश में लाइनिंग अप कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो एक्यूज्ड हैं, जिनके ऊपर जिनके ऊपर आप इस तरीके के दोषारोपण कर रहे हैं, उनको आप एक लाइन में खड़ा कर रहे हैं और फिर यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है, वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो जब आप इस लाइनिंग अप को देखें तो यहां पर भी तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लिए सबूत इकट्ठे कराने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इस केस के अंदर कहा गया कि नहीं, यहां पर हम इसको ये नहीं मानेंगे कि इसमें आप सामने वाले व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं अपने खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें बताया गया कि जब भी आइडेंटिफिकेशन की बात करी जाती है, जैसे उंगलियों के निशान मांगे जाते हैं या फिर इस तरीके से लाइनिंग अप होता है, या फिर अगर किसी भी तरीके से आप जो अपराधी है
उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वॉइस सैंपल्स मांगे जाते हैं, या फिर मान लीजिए ब्लड सैंपल्स मांगे जाते हैं, तो वो स्थिति के अंदर आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, क्या टेस्ट के लिए अनुमति देनी है? बिल्कुल देनी है। लेकिन यहां पर जब लाइनिंग अप के लिए आपको बुलाया जा रहा है कि यहां पर पहचान करानी है, उस स्थिति के अंदर आप मना नहीं कर सकते। वो जजमेंट कब आई? 1961 के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक प्रश्न आपके मन में जरूर आना चाहिए कि भाई अगर इस तरीके से पहचान हो रही है या फिर इस तरीके का टेस्ट कराया जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है, किसी ने भी पूछा नहीं तो मैं इसलिए जैसे आपको ये बता रहा हूं, कोई व्यक्ति जो अपराधी है वो क्यों इस तरीके के टेस्ट के लिए हामी भरेगा? वो क्यों चाहेगा कि इस तरीके का जो टेस्ट है वो उसके ऊपर कंडक्ट कराया जाए? देखो, जैसे ABC यहां पर लोग हैं, 3 हैं, तीनों एक्यूज्ड है, और यहां पर हमें यह समझ में आया कि जो B है, मान लो सिर्फ B को पता है कि ये अपराधी है और बाकी पुलिस अभी इस चीज की जांच करे, उनको नहीं पता है, लेकिन उनको ये पता है कि ABC में से कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो अपराधी है, तो ABC का यहां पर नार्को टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो कराने की बात करी गई। अब यहां पर बात सबसे पहले आएगी कि अगर किसी व्यक्ति को पता है कि वो अपराधी है तो वो इस टेस्ट के लिए क्यों हाँ कहेगा? बात तो सही है, लेकिन वो ना भी नहीं कह पाएगा। कैसे? जैसे A जो है ये अपराधी नहीं है, C जो है वो अपराधी नहीं है, लेकिन इन दोनों को ये पता है कि पुलिस का शक इन दोनों के ऊपर है, और ये भी जानते हैं कि अगर हम पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट जो पुलिस हमें कराने के लिए कह रही है या फिर CBI कह रही है, अगर ये करा लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो उनका शक है कम से कम वो हट जाएगा और हम उस शक के दायरे से बाहर आ जाएंगे। तो ये लोग तो जल्दी से मान जाते हैं कि हाँ जल्दी से टेस्ट कराओ, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी, उसके बाद कम से कम मैं शक के दायरे से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जो B है, अब इसको पता है इसने अपराध तो किया है, लेकिन अगर ये मना कर दे कि नहीं मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, तो ये शक के और भी अंदर आ जाएगा। बेसिकली जो शक का दायरा है उसके और भी अंदर आ जाएगा और पुलिस का पूरा शक अब जो है वो B के ऊपर चला जाएगा। अब क्या B ऐसा चाहेगा? B बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगा। इस वजह से जब इसको पता चलता है कि बाकी लोग ओके कर रहे हैं तो ये भी ओके करेगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि एक बार टेस्ट होगा तो मैं टेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन जो है वो मैं यहां पर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि बाकी लोग ओके कर देते हैं, बाकी लोग हामी भर देते हैं, इस वजह से जो व्यक्ति सच में अपराधी होता है उसके ऊपर भी एक दबाव बन जाता है कि उसको भी यहां पर हाँ करना पड़ जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब यहां पर हम चलते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट के जो NHRC के दिशा निर्देश हैं उनको समझते हैं, क्योंकि देखिए इस केस में भी हाई कोर्ट जब भी अनुमति देता है ना तो वो ये जरूर कहता है कि देखो मैं ये टेस्ट कराने की अनुमति तो दे रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके द्वारा जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका पालन जरूर करना है। अब NHRC के दिशा निर्देश जो हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले तो दिशा निर्देश में कहा गया है सहमति। सबसे पहले तो क्या है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति से उसकी कंसेंट लो, सहमति लो, बिना सहमति के आप इसको नहीं करा सकते। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि देखो ये जो सहमति आप ले रहे हो ना, ये इसके बारे में जानकारी जो है वो व्यक्ति को भी देनी है और उसके लॉयर को भी देनी है। वहां पर ये बताना है कि हम आपसे जानकारी लेंगे इन टेस्ट के हिसाब से, लेकिन उसके अंदर जो भी जानकारी आप देंगे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करी जा सकती। जानकारी का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने एक स्टेट के अंदर जिसमें आप ना जाग रहे हैं ना सो रहे हैं और आपने अपने अपराध को मान भी लिया, तो भी हम क्या करेंगे? हम इसको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं मान्य ठहरा सकते। इसके बारे में भी जानकारी जो है वो व्यक्ति को देनी जरूरी होती है और ये यहाँ पर दी भी जाती है। तो एक तो क्या है, एक है आपको सहमति उनसे चाहिए और एक है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। उनको सूचित किया जाता है कि यहाँ पर अगर आप अपने अपराध को मान भी लेंगे तो भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, एक और इसमें कंसेंट होती है जिसे कहा जाता है रिकॉर्डेड कंसेंट, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें जो भी व्यक्ति सहमति दे रहा है, देखो आज दे रहा है कल को वो मना भी कर सकते हैं कि मुझसे नहीं पूछा गया था। तो यहां पर क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके सामने, रादर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये जो सहमति है इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सहमति ली जाती है। दूसरा, उनको सूचित किया जाता है कि इसमें अगर आप अपने अपराध को मान भी लेंगे तो भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये जो सहमति है उसको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि कल को हमारे पास एक रिटर्न प्रूफ रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसके अंदर होता है डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये कहा जाता है कि देखो टेस्ट में कुछ भी निकला, टेस्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए, टेस्ट में व्यक्ति ने अपने अपराध को माना या नहीं माना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो जजेस होंगे, जजेस क्या करेंगे, जजेस देखेंगे कि इस टेस्ट को किस तरीके से कराया गया, कितने प्रश्न पूछे गए, क्या इसमें कंसेंट थी या नहीं थी, जब ये टेस्ट कराया गया तो वहां पे लॉयर थे या नहीं थे, टेस्ट से पहले कितना टाइम दिया गया,
और कितने लंबे समय तक ये सब चीज़ें चली, तो ये पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो भी जजेस के सामने रखी जाती हैं, ठीक है, ताकि जजेस के पास भी डिसीजन लेना आसान हो जाए। इसमें कथनों का स्पष्टीकरण जो है वो भी किया जाता है, जिसमें बेसिकली पॉलीग्राफ का जो टेस्ट होता है, जो हमने याद है आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बताई थी कि कंसेंट के दौरान जो है हम ये जानकारी व्यक्ति को और उसके लॉयर को दे देंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को रिकॉर्ड भी किया जाता है कि भाई अगर आप कुछ भी कहोगे, कन्फेशन करोगे, तो वो मान्य नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। तो वो भी चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। और लास्ट में क्या किया जाता है, न्यायिक विचार किया जाता है। इसके अंदर सारी चीज़ें जजेस के सामने रखी जाती हैं, चाहे वो आपके टेस्ट के रिजल्ट्स हों और या फिर उससे पहले डिटेंशन कितने टाइम का था, कितने समय के लिए व्यक्ति से इंटेरोगेशन किया गया, कितने समय के लिए उसे इंटेरोगेशन के बाद इस टेस्ट को कराया गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति के सामने लेकर जाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सहमति है, सबसे पहले तो कंसेंट जो है वो देखा जाता है, फिर पूरी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया जाता है, उसको बताया जाता है कि भाई यहाँ पर कोई भी कन्फेशन होगा तो आपके खिलाफ उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ यहाँ पर ये सारी चीज़ें न्यायिक विचार के लिए रखी जाती हैं, ताकि जजेस जो है वो अपना फाइनल अंतिम फैसला जो है वो इसके ऊपर ले सके, ठीक है। तो ये कुछ दिशा निर्देश जो है वो NHRC के द्वारा रखे गए हैं कि जब भी टेस्ट कराओ तो कंसेंट ले लो, व्यक्ति को बता दो कि भाई ये आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, सब चीज़ें आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए। फाइनली सब चीज़ें जो हैं वो न्यायिक विचार में जाएंगी, मतलब यहाँ पर जजेस के सामने जो है वो रखी जाएंगी, उसके बाद ही फाइनल निर्णय लिया जाएगा, ठीक है।